देख लेने से। तो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा था, हमने दो टाइप के पढ़े थे, नॉर्मल सॉल्ट्स एंड एसिडिक सॉल्ट्स। अच्छा था, नॉर्मल सॉल्ट्स या जनरल सॉल्ट्स में कोई रिप्लेसेबल H प्लस या OH आयन होता है क्या? जबकि बता एसिडिक सॉल्ट्स में वन और मोर रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स होते हैं। तो थर्ड लिख लें, बेसिक सॉल्ट्स। अब तुम ही बता दो इसका क्या मीनिंग होगा। जिसमें एक या एक से ज्यादा रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन होंगे, तो लिख लें बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स which have one or more which have one or more replaceable OH negative ions, one or more replaceable OH negative ions। बोर्ड पर सीख लें एग्जाम्पल्स। ZnOHCl, MgOHCl, FeOH होल ट्वाइस Cl। और बेसिक सॉल्ट्स का आइडेंटिफिकेशन सबसे इजी, जिन भी सॉल्ट्स के फॉर्मूले में OH दिखे वो बेसिक सॉल्ट्स। और क्यों? अच्छा, ZnOHCl हमें दिख रहा है, मतलब किससे बना होगा? जिंक हाइड्रोक्साइड से ही बना होगा ना। और बता इसकी एसिडिटी 2, लेकिन बता एक ही रिप्लेस किया अभी, तो अभी एक फर्दर OH एंड लूज कर सकता है। MgOHCl बना होगा MgOH होल ट्वाइस से, अभी ये दो OH एंड दे सकता है, अभी एक और बाकी है इसका। अच्छा, FeOH होल ट्वाइस Cl ये किससे बना होगा? FeOH होल थ्राइस से। तो बता इसके अभी दो रिप्लेसेबल बाकी हैं, इसलिए हमने बोला वन और मोर रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। तो ये क्लियर सबको? तो एसिडिक, बेसिक या नॉर्मल सॉल्ट्स। फोर्थ लिख लें इसका, मिक्स्ड सॉल्ट्स। मिक्स्ड सॉल्ट्स इसमें लिख लें which give more than one types of cations, which give more than one types of cations or anions, more than one types of cations or anions when dissolved in water, when dissolved in water, when dissolved in water। इसी में सेकंड पॉइंट लिख लें, they are formed by more by the neutralization of they are formed by the neutralization of more than one types of acids or bases, formed by the neutralization of more than one types of acids or bases, more than one types of acids or bases। अब इनका मीनिंग बोर्ड पर लिख लें, इनको ये जो दोनों पॉइंट्स लिखे हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे बोलूं इसका एग्जांपल NaKSO4। अच्छा, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये ब्रेक होकर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन देगा ना। अच्छा बता, ये जो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सिंगल टाइप ऑफ कैटायंस या टू टाइप्स ऑफ कैटायंस? और एक टाइप का मतलब है फॉर्मूला या नेम अलग हो, मतलब सोडियम आयन पोटेशियम आयन अलग। और दूसरा बोलो उल्टा, ये सोडियम आयन किससे मिला होगा? NaOH से। पोटेशियम आयन किससे मिला होगा? KOH से। H2SO4 से सल्फेट आयन मिला होगा। अच्छा, यहां पर तुम देखोगे तो बेसेस भी दो टाइप के हैं, NaOH प्लस KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टू टाइप्स ऑफ बेसिस, सिंगल टाइप ऑफ एसिड। या इसी को दूसरा एग्जांपल बोलूं, ब्लीचिंग पाउडर, जो तुम रिडॉक्स में ही पढ़ते हो, वहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताते थे, तो सबसे पहले बता आयंस में ब्रेक करके लिखते थे। और CaOCl2 जब ये ब्रेक होता है आयंस में, तो कैल्शियम आयन OCl माइनस आयन और Cl माइनस में ब्रेक होता है।
तो यहां पर देखोगे मतलब फिर से दो टाइप के एनायंस है ना, सिंगल टाइप ऑफ कैटायन, लेकिन एनायन दो टाइप के हैं, एनायन दो टाइप के। अच्छा ये कैल्शियम आयन किससे बना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। OCl माइनस किससे बना होगा, HOCl से। Cl माइनस HCl से, यही होगा ना। अब बता यहां पर फिर से दो टाइप के एनायन या दो टाइप के एसिड्स हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, विच गिव मोर देन वन टाइप्स ऑफ केटाइंस। अच्छा इसके बाद क्या लिखा है, एंड या और, या तो दो टाइप के केटाइन देगा या दो टाइप मोर देन वन टाइप के एनाइंस देगा। तो देख सकते हो पहले वाले लिख भी लें, मतलब पहले वाले में मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइंस थे, ब्लीचिंग पाउडर में मोर देन वन टाइप्स ऑफ एनाइंस हैं। या सेकंड पॉइंट, दे आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ एसिड्स और बेसिस। तो बता फर्स्ट में मोर देन वन टाइप्स ऑफ बेसिस थे, सेकंड में मोर देन वन टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं। तो बता मोर देन वन टाइप्स ऑफ एसिड्स या बेसिस हो सकते। तो मीनिंग क्लियर है सबको। और एक इनको भी आइडेंटिफाई करना बहुत इजी, क्योंकि यहां पर लेकिन एक चीज सुनना, इनमें किसी में भी कोई रिप्लेसेबल H+OH है क्या। तो यहां ध्यान सुनना, रुक जाए सुन लो, वरना हम इसको कहां जाके मिक्स करते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स में, क्योंकि उनमें भी कोई रिप्लेसेबल H+OH नहीं होते। तो नॉर्मल सॉल्ट्स हम किनको बोलते हैं, जिनमें कोई रिप्लेसेबल H+OH नहीं होते। लेकिन उनमें और मिक्स्ड सॉल्ट्स में डिफरेंस, मतलब वहां पर कोई भी नॉर्मल सॉल्ट लो, वो वन टाइप ऑफ केटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन ही देता है, मोर देन वन टाइप ऑफ केटायन एनायन नहीं देता। नंबर चाहे एक से ज्यादा हो, जैसे K2CO3 बोलूं, तो बता वो दो पोटेशियम आयन देगा, लेकिन बता देता दोनों एक ही टाइप के है ना। तो एक टाइप ऑफ केटायन एनायन दे तो नॉर्मल सॉल्ट, लेकिन मोर देन वन टाइप के दे तो मिक्स्ड सॉल्ट्स। और इनको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी, इनका फॉर्मूला ही बताएगा कि ये मिक्स सॉल्ट है। जैसे मैं लिख दूं एक और एग्जांपल, बता ये नॉर्मल सॉल्ट है या मिक्स्ड सॉल्ट, दिख रहा है इसके तो फॉर्मूले में एक सीधा केटायन है, सोडियम आयन, अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ केटायंस, तो मिक्स सॉल्ट, सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन लिख लें। तो द मिक्स सॉल्ट्स में और नॉर्मल सॉल्ट्स में डिफरेंस क्लियर सबको। फिर उसके बाद ये लिख लेना डबल सॉल्ट्स। अच्छा इस डबल सॉल्ट्स का तो नेम ही बता रहा है इनका आइडेंटिफिकेशन, जिस सॉल्ट के फॉर्मूले में दो दो सॉल्ट दिखे वो सब क्या होंगे, डबल सॉल्ट्स। तो लिख लें डबल सॉल्ट्स। they are formed by they are formed by two normal salts. They are formed by two normal salts. They are formed by two normal salts and give give simple ions and give simple ions when dissolved in give simple ions when dissolved in water, when dissolved in water। इनका तो नेम ही फॉर्मूला ही बताएगा कि ये डबल सॉल्ट है, दिख रहा है, लेकिन क्या लिखा है, टू नॉर्मल सॉल्ट से बनते, मतलब सिंपल सॉल्ट्स। तो बता जिनमें कोई रिप्लेसेबल H+OH ना हो, तो बता दिख रहा है, बता FeSO4 डॉट करके, मतलब बता ये एक सॉल्ट है, दूसरा अमोनियम सल्फेट, दूसरा सॉल्ट K2SO4 लिख भी लें, या एल्यूमिनियम सल्फेट, दो नॉर्मल सॉल्ट्स, और इनमें किसी में भी कोई रिप्लेसेबल H+OH नहीं है। अच्छा था ये अमोनियम आयन तो पूरा ब्रेक होता है ना, ये H+ आयन देता है क्या, डायरेक्ट नहीं देता। तो बताइए सब क्या है, Fe+2 सल्फेट आयन,
और हमने क्या लिखा, जब वाटर में मिलाते हैं तो सिंपल आयन देते हैं, द सिंपल Fe+2 इनमें ब्रेक हो रहे हैं ना ये, तो सिंपल आयन ही देते हैं। पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन में ब्रेक होते हैं, तो सिंपल। और ये 6H2O 24H2O, तो बता इनके हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनते, सब में अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। अच्छा था ये FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 2H6H2O, इसको क्या बोलते हो, मोहर सॉल्ट बोलते हो, या इसी को शॉर्ट में फेरस अमोनियम सल्फेट या FAS लिखता, लेकिन फेरस अमोनियम सल्फेट। ये क्या है, पोटैश एलम या फिटकरी, सिंपल सा। तो द फिटकरी या पोटैश एलम ये सब क्या है, डबल सॉल्ट्स। तो बता इनका आइडेंटिफिकेशन भी सिंपल सा। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स तो बता हमें पूरा, तुम पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सिंपल सा, जो हमारे सबसे ज्यादा काम आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। मतलब पोटेशियम फेरोसाइनाइड जब ब्रेक होता है वाटर में तो बता सिंपल आयन देता है या कॉम्प्लेक्स आयन देता है, कॉम्प्लेक्स आयंस देता है, इसीलिए बता कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये जो हमने 6 टाइप्स के बता, 6 टाइप्स के सॉल्ट्स हो गए, इसकी थ्योरी कुछ लिखना नहीं है, पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया तुमने वहां। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, अब इसमें एक चीज बोल रहा हूँ सिंपल सा, ये जो हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़े 6 टाइप्स के, इनका क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछता है। वो 4 सॉल्ट्स लिखेगा और पूछेगा इन चारों में से कौन से टाइप का सॉल्ट कौन सा है। तो आइडेंटिफिकेशन सिंपल सा, उल्टा बता रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन जब हमने 6 पढ़ लिए, मतलब जिस सॉल्ट के फॉर्मूले में स्क्वायर ब्रैकेट हो वो क्या होगा, मतलब और किसी सॉल्ट के फॉर्मूले में स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हो क्या, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जिसमें दो दो सॉल्ट दिखे वो डबल सॉल्ट, और जिसमें बहुत सारे केटायन आयन दिखे मिक्स सॉल्ट, और जिसमें OH दिखे वो और जिसमें H दिखे वो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए सबसे लास्ट में बोल रहा हूं उन दोनों का, जिसमें H दिखे वो ध्यान रखोगे क्योंकि उनमें नॉर्मल और एसिडिक दोनों होते हैं, लिखा बोला था इसलिए कि, या एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं उनके लिए दूसरी तरह से बोलूंगा, जिन सॉल्ट्स के फॉर्मूले में H या OH ना दिखे वो नॉर्मल सॉल्ट होंगे हमेशा। बता उनमें कहां दिखता है H या OH, ना दिखे तो वो ध्यान रखो ना। और बता जिनके फॉर्मूले में H दिखे, तो सुन ले मैं जो बोल रहा हूं, वो भी मोस्टली एसिडिक सॉल्ट्स होंगे, लेकिन किनका ध्यान रखना है, दो का ओनली, कि वो सॉल्ट H3PO3 का तो नहीं है या H3PO2 का नहीं है, क्योंकि उन्हीं में तो एक्सेप्शन मिले, बाकी में तो है जिसमें हाइड्रोजन वो एसिडिक सॉल्ट। तो बता याद रखना, उनको रखो ना खाली दो को, कि H3PO3 का और H3PO2 का सॉल्ट है या नहीं, बाकी तो हमें सिंपल से पता है, तो कर लेंगे यूज। अब यहां पर ये तो हमने पढ़े 6 टाइप्स के सॉल्ट्स, लेकिन अब ध्यान सुनना, इनमें से पीएच ही फाइंड करनी है हमने इनकी, लेकिन इनमें से हम फाइंड करेंगे पीएच ओनली एक टाइप के सॉल्ट्स की, पीएच ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट्स की पीएच फाइंड करेंगे, मतलब जिनमें कोई रिप्लेसेबल H+ या OH आयन नहीं होते हैं, उन सॉल्ट्स की पीएच हम फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे फाइंड, ये यहां से ध्यान सुनना, मैं जो पीएच ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स फाइंड कैसे करते हैं, तो उसके लिए बोल रहा हूं, नॉर्मल सॉल्ट्स की पीएच फाइंड करने में हमारे एक टर्म बहुत काम आएगी, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। तो लिख लें ये, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो पहले इसके बारे में हमें पता हो तो फिर हम आगे यूज करेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स या कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, इनका मीनिंग क्या है, तो सिंपली लिख लेना बोर्ड पर से। अच्छा था, कोई भी एसिड होता है उसकी टेंडेंसी H+ आयन लूज करने की होती है, तो जब वो 1H+ आयन लूज करे तो जो स्पीशीज बनेगी वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, हम लिख लें। और या इसका उल्टा, बेस में 1H+ आयन ऐड करवा दें
तो जो स्पीशीज बनेगी वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। अब यहां पर सुनो, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी है वो हमें बताई थी ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने, जो हम आगे पढ़ेंगे कंसेप्ट डिटेल में, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ने बताया था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग एसिड्स और बेसेस की डेफिनेशन अलग होती है। उसके अकॉर्डिंग हमने ये H प्लस आयन वाला ही क्यों बेस बोला, ऐड करने वाला, तो उसका रीजन सुन लें कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं, तो वही है वहां पर 1 H प्लस आयन लूज करवा रहे हैं माइनस, लेकिन बेसेस वो होते हैं जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सके, H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सके। तो बता H प्लस आयन एक्सेप्ट करने वाले बेस बोले तो उनसे जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन मतलब हम जो बचपन से पढ़ रहे हैं कि एसिड्स H प्लस आयन लूज करते हैं इन वाटर, बेसिस OH नेगेटिव आयन लूज करते हैं इन वाटर, वो सब है अरहेनियस कंसेप्ट। और जो हम कैलकुलेशन करते हैं पूरे चैप्टर में एक्वस सॉल्यूशन में, वो सब बेस्ड ऑन अरहेनियस कंसेप्ट करते हैं। तो फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने OH आयन वालों को बेस नहीं बोला था, उसने तो क्या बोला था, जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सके। NaOH ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग तो बेस ही नहीं है, क्योंकि वो तो H प्लस आयन एक्सेप्ट करवाता है, जबकि बता NaOH H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है या OH आयन लूज करने की वजह से बेस है? OH आयन लूज करने की वजह से बेस है। तो वो OH आयन लूज करने की वजह से बेस है, तो उनके लिए फिर हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। वरना कई सब बुक्स में डेफिनेशन जो लिखी होती पहले वो बोल रहा हूं, इसकी डेफिनेशन हमेशा लिखी होगी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स वो स्पीशीज होती हैं जिनमें डिफरेंस ऑफ 1 H प्लस आयन होता है। तो बता है ना इन दोनों में डिफरेंस, चाहे लूज करे चाहे गेन करे, है तो डिफरेंस ऑफ 1 H प्लस आयन ही। लेकिन हमने कैलकुलेशन के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा। हम क्या बोल देते हैं, बेस जब 1 H प्लस आयन गेन करे या वो OH आयन लूज करने वाला बेस हो, तो वहां क्या बोल देंगे, 1 OH आयन लूज करे, तो जो स्पीशीज बनती है वो होती है उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो ये सिंपल सा बेस के लिए दो डेफिनेशन हो गई, एक अरहेनियस वाली, दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाली, कि जो 1 H प्लस आयन एक्सेप्ट करे या 1 OH आयन लूज करे तो वो होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो जैसे मैं क्वेश्चन ही तुमसे पूछूं थियोरेटिकल, इसका लिख भी लेना, Ha और A माइनस NH3 अमोनियम आयन, बता ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं या नहीं एक दूसरे के? बोलो। वेरी गुड, क्यों? इन दोनों में डिफरेंस ऑफ 1 H प्लस आयन, डिफरेंस ऑफ 1 H प्लस आयन, लेकिन मतलब ये H प्लस आयन लूज करके A माइनस बना रहा है, तो ये HA खुद क्या हुआ, ये क्या होगा फिर इसका कॉन्जुगेट बेस। इधर क्या हो रहा है, H प्लस आयन लूज कर रहा है, अमोनिया गेन कर रहा है, तभी तो अमोनियम आयन बना ना। तो बता यहां अब ये अमोनिया क्या है, बेस, तो ये क्या होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो सिंपल सा लिख भी ले साथ में। तो बताइए कॉन्जुगेट एसिड बेस हो गए, पेयर्स हमने बोला इनको, और क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं इसलिए पेयर्स बोल रहे हैं। अब इसमें से क्वेश्चन छोटे छोटे, और ये जो मैं अब बता रहा हूं ये हमें आता है, हमें सारे इसका न्यूमेरिकल भी हम आगे यूज करेंगे, लिख भी लेना साथ में। अगर मैं बोलूं एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, तो मुझे बताओ एसिटिक एसिड ये एसिड है ना, तो बता इसका कॉन्जुगेट एसिड या बेस क्या होगा? H प्लस आयन लूज करेगा तो एसिटेट आयन बनेगा ना, और ये एसिटेट आयन इसका कॉन्जुगेट बेस है, लिख लें। इसी तरह से अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन, पहले तो बताओ मीनिंग क्या है, अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन NH4OH। अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या, अमोनिया वाटर से कंबाइन होकर क्या बनाता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, NH4OH। लेकिन बता ये एसिड या बेस, बेस, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ, अमोनियम आयन। लेकिन बता कॉन्जुगेट बेस या एसिड बोलोगे, क्योंकि बेस का तो कॉन्जुगेट एसिड होगा ना।
अच्छा लेकिन दा ये 1H+ आयन गेन करेगा या 1OH आयन लूज करेगा? दा अपने आप दूसरी वेल डेफिनेशन काम आई, इसलिए हमने बेस के लिए दोनों चीजें बोली। कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह से HCl या NaOH। अब बता, HCl ये बेस या एसिड? एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बोलो, हाँ बोलो, करेक्ट है, Cl-। अच्छा NaOH का Na+ और 1OH आयन लूज होगा, तो ये बेस है इसलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा Na+। अब ध्यान से देख ले मैं जो बोल रहा हूँ, अब रुक जा, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, हम जो आता है हमें वैसे के वैसे स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ इस चैप्टर के, जो अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और वो हमें आ गया हाइड्रोलिसिस की हर थियोटिकल रीजन आता है, यहीं से थियोटिकल रीजन होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स का। तो ध्यान से देख लें बोर्ड पर, बता मैं तुमसे पूछूं, HCl इस एसिड का Cl- कॉन्जुगेट बेस है ना? मतलब ये दोनों सेम सोल्यूशन में रहेंगे ना? HCl के जब ये देगा Cl-H+, तो दोनों सेम सोल्यूशन में रहेंगे। ध्यान से बताना, सोच के, सिंपल सा सोच के बताना, बता ये जो Cl- है वापस से इस H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा क्या? बोलो। नहीं करेगा, वेरी गुड, क्यों? क्योंकि अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो वापस HCl बनाएगा, और वापस HCl बनाएगा तो ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये एक्सेप्ट कर भी लेगा H+ आयन को तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, जो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड वापस अपने आयंस में 100% ब्रेक। तो बता अल्टीमेटली हमें HCl मॉलिक्यूल मिलेगा क्या? और एक चीज ध्यान रखना, एक्सेप्ट करने का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल बना, प्रोडक्ट बनाए, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट भी करे। बताइए एग्जिस्ट करता है क्या? ये वाटर इसको वापस 100% ब्रेक कर देगा, मतलब बता अल्टीमेटली हमें ये आयन फिर अलग अलग ही मिलेंगे ना सॉल्यूशन में। और बता दोनों अलग अलग मिलेंगे, तो बता इसने एक्सेप्ट किया क्या H+ आयन? बोलो। तो बताइए क्या करेगा? सॉल्यूशन में अपने ऑपोजिट चार्ज को देखता रहेगा एज स्पेक्टेटर, बट कर कुछ नहीं सकता, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन। इसलिए बता, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एनायन होता है वो स्पेक्टेटर आयन होता है। इसी तरह से था Na+ फिर से अपने ऑपोजिट चार्ज को देखता रहेगा, बट बता प्रोडक्ट बना सकता है क्या? क्योंकि बना भी लेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, फिर वो वापस अपने मॉलिक्यूल्स में 100% ब्रेक। इसलिए बता Na+ जो है वो वर्कर या स्पेक्टेटर? स्पेक्टेटर आयन। मतलब बता स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के जो एनायन कैटायन होते हैं, मतलब वो H+ या OH आयन, इनकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी शो करते हैं क्या? बोलो। H+ या OH आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बनाएंगे वापस उन्हीं में 100% ब्रेक। इसलिए बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एनायन कैटायन स्पेक्टेटर आयन होते, और ये हमने थर्मोडाइनमिक्स में भी यूज करा था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, कि स्ट्रॉन्ग के आयन स्पेक्टेटर होते हैं। तो बता स्ट्रॉन्ग के आयन स्पेक्टेटर, या सिंपल सी एक और चीज मुझे बता दो। अब आगे की चीज में बोल रहा हूं, हम आगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे, और हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग मैं यही बोल देता हूं, उसका मीनिंग होता है सॉल्ट के कैटायन एंड एनायन वाटर से H+ या OH आयन एक्सेप्ट कर लें,
वाटर के H+ या OH आयन एक्सेप्ट कर लें तो उस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। अगर आयन ने H+ OH आयन एक्सेप्ट नहीं किए तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो मुझे तुम्हें बिना आगे की चीज में यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो तुम्हें 4 सॉल्ट्स लिख देगा और पूछेगा इन चारों में से कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो बता, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा क्या? क्योंकि दोनों ही स्पेक्टेटर होंगे उसके। तो बता, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, वहां लिखवाऊंगा भी आगे। तो बता ये चीज ले सबको, तो या एक शॉर्ट में बोलूं जनरल कंक्लूजन इसका, एस फॉर स्पेक्टेटर, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एस फॉर स्पेक्टेटर। तो ये क्लियर। अब यहां पर ध्यान से, जैसे हमने इसमें बताया, हो गया हो गया। अभी और बाकी देखो, जो यहां पर ध्यान से, अब यहां पर ध्यान से ना, जो अब मैं बोल रहा हूं एसिड, एसिडिक एसिड, अभी यहां पर भी ध्यान से, जैसे कि अभी बताया वैसे। अब द एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, ये चीजें ऐड कर लेना जो मैंने लिखी। वीक एसिड, अच्छा बता, अब ये जो एसिटेट आयन है ये दोबारा H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है क्या? करेक्ट है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये जब एक्सेप्ट करेगा तो वीक एसिड बनाएगा जिसका डिसोसिएशन दोबारा 100% या पार्शल पार्शल होगा। और पार्शल होने का मतलब क्या है कि ये दोबारा 100% ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ये मॉलिक्यूल फॉर्म में भी मिलेगा ना। और अभी बोलता है एक्सेप्ट करने का मतलब मॉलिक्यूल जो बना है वो एग्जिस्ट करे। तो बताइए एग्जिस्ट करता है ना मॉलिक्यूल फॉर्म में, तभी तो बता हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि वीक एसिड या वीक बेस के एक्वस सॉल्यूशन में वो अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में रहते। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो बता, वीक एसिड का जो एनायन है या कॉन्जुगेट बेस है वो स्पेक्टेटर या एक्सेप्टर? मतलब बता, ये जो वीक एसिड का एनायन होगा वो वाटर से H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह से बता, वीक बेस का भी लिख लें भी, वीक बेस का कॉन्जुगेट बेस एसिड भी एक्सेप्टर होगा। क्यों? क्योंकि अमोनियम आयन जब OH आयन एक्सेप्ट करेगा तो NH4OH बनाएगा जो वापस से तो पार्शली ही ब्रेक होगा, मतलब ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब बता, जो वीक एसिड वीक बेस के एनायन कैटायन बनेंगे वो एक्सेप्टर होंगे, मतलब बता हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेंगे ना वीक एसिड वीक बेस के, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एनायन कैटायन पार्टिसिपेट नहीं करते। या शॉर्ट कंक्लूजन, एस फॉर स्पेक्टेटर, W फॉर वर्कर, ये वर्कर हाइड्रोलिसिस। तो अब कंट्रोल कर लो, ध्यान से देख लें। तो अब यहां पर दूसरी चीज इसकी, तो हमने बोला ये हमारा कंक्लूजन कि एस फॉर स्पेक्टेटर, W फॉर वर्कर मतलब एक्सेप्टर आयन, तो वो हाइड्रोलिसिस शो करेंगे। कौन नहीं करेगा? हर वहां पर क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा किस में हाइड्रोलिसिस होगा, किस में नहीं होगा, किस में दोनों का होगा, किसी में एक का होगा, तो वो सब यहां से बताना है हमने। अब इसमें एक न्यूमेरिकल, जो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, उसमें मैं जो बहुत बताने वाला हूँ वो काम आएगा। अच्छा बता, पहली चीज तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एनायन कैटायन तो स्पेक्टेटर, ये हाइड्रोलाइज होंगे ही नहीं, तो इनको छोड़े हम। अब यहां पर मतलब ये जो वीक एसिड है एसिडिक एसिड, इसका Ka होगा ना। तो बता इसके कॉन्जुगेट बेस का क्या होगा? Kb। या वीक बेस का Kb होगा तो Ka होगा। अब इसका मैं न्यूमेरिकल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सबसे अच्छा न्यूमेरिकल जो होगा वो इसके रिलेशन पर, Ka-Kb रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अभी से बोल रहा हूं, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा या यूज कैसे करना है मैं यही बोल देता हूं। हमें फॉर्मूले में ध्यान सुनना, न्यूट्रल वीक एसिड या वीक बेस का Ka-Kb चाहिए होगा, न्यूट्रल का चाहिए होगा, लेकिन वो कई बार हमें आयन का दे देगा Ka-Kb। तो बता, आयन का Ka या Kb देगा तो वो यूज नहीं करना है न्यूमेरिकल में, उसके न्यूट्रल का करना है, मतलब इसकी हेल्प से ये लाना पड़ेगा। तो लिख लेना नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन Ka and Kb of relation between Ka and Kb of
conjugate acid base pairs. Relation between conjugate acid base pairs. अब conjugate acid base pairs, इसका यूज कैसे, जैसे मैं बोलूं बोर्ड बाइक लें एच, अच्छा पहले तो बता ये के भी स्ट्रॉन्ग के होंगे या ओनली वीक के? तो बता स्ट्रॉन्ग वाले तो वैसे भी मतलब नहीं है, वीक के ही होने, वीक एसिड वीक बेस के। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, ये एक एग्जांपल कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कोई भी हो सकते हैं, ये मान लिया एच ए और ए माइनस। अब इनके के बी का यूज करना है, तो डेरिवेशन में बता रहा हूं, लेकिन मैं एक्चुअली बोला डेरिवेशन कोई ज्यादा काम का है नहीं, तो डायरेक्ट जो मैं फॉर्मूला लास्ट में लिखूं वो लिख लेना बस। तो बोर्ड पर लिख ले, जैसे एच ए, इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, मतलब वाटर में डिसॉल्व किया, एच ए को वाटर में डिसॉल्व किया। तो बता एच ए वीक एसिड है ना, तो बता ये वाटर में 100% ब्रेक होगा या पार्शली, और क्या देगा H प्लस आयन और A माइनस। अच्छा लेकिन हमने पढ़ा लास्ट क्लासेस में, मतलब H प्लस आयन वाटर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है या हाइड्रोनियम आयन बनाता है? तो बता हम यहाँ हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं या ओनली H प्लस आयन भी लिख देते तो भी करेक्ट है, लेकिन एग्जैक्टली लिख दूं अभी हाइड्रोनियम आयन, और साथ में क्या बचेगा A माइनस, क्योंकि H प्लस हाइड्रोनियम आयन बना लेगा वाटर के साथ और A माइनस बचेगा। अब मतलब ये जो A माइनस है इसका नेचर बेसिक है ना, कॉन्जुगेट बेस है ना इसका ये, तो बता ये वापस इससे H प्लस एक्सेप्ट भी तो करेगा, क्योंकि एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है ना इसकी, तो ये तो एक्सेप्टर आयन है ना इसका, वीक का कॉन्जुगेट एक्सेप्टर, तो ये वापस H प्लस आयन लेगा, तो बता रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, लेगा वापस इससे, तो Ha बनेगा H2O बन जाएगा, जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी बता वो यूज भी तो करें साथ में, तो वो कॉन्जुगेट बेस एक्सेप्टर होता है वीक का। अब बता इस वाटर को अगर मैं छोड़ दूं तो यहां हुआ क्या ओवरऑल, Ha अपने H प्लस या हाइड्रोनियम आयन, बात एक ही है, उनमें डिसोसिएट ही तो हुआ ना, और डिसोसिएट हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka बोलोगे, और Ka क्या लिखेंगे, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इनटू A माइनस आयन कंसंट्रेशन अपॉन Ha कंसंट्रेशन लिखूंगा, और वाटर का एक्टिव मास 1। अब यहां सुनना ध्यान से, कुछ को कंफ्यूजन कि वाटर हमने इसके पहले जब पढ़ा था तो बता वाटर की कंसंट्रेशन 55.5 मोल पर लीटर ली थी, लेकिन ध्यान रखना वाटर जब अकेला हो और कंसंट्रेशन पूछे या यूज करनी हो तब 55.5 मोल पर लीटर, लेकिन मतलब पूरी कहीं भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व है ना अभी, तो फिर उसकी कंसंट्रेशन कभी बदलती है या कांस्टेंट रहती है? सी हमने सी लिखा था ना, या बता हमने नर्स्ट इक्वेशन कहीं भी वाटर का एक्टिव मास हमेशा 1 ही लिया, तो 1 ही लेंगे अभी, तो वाटर यहां पर रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अच्छा अब ये तो Ha को जब वाटर में डिसॉल्व किया तब Ka हुआ, लेकिन इस A माइनस को भी तो अलग से डिसॉल्व कर सकता हूं वाटर में, तो A माइनस को जब हम अलग से वाटर में डिसॉल्व करेंगे, लेकिन बता कर तो इसी का कॉन्जुगेट बेस रहे है ना, तो ये कॉन्जुगेट बेस है A माइनस। अच्छा बता इसकी वाटर से H प्लस आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है ना, तो ये इसका H प्लस आयन लेगा, क्या बना लेगा Ha, और क्या बचेगा सॉल्यूशन में OH आयन, तभी तो बता बेसिक हुआ ना ये। A माइनस को बेस क्यों बोला, बता जिसके एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन होते हैं फ्री वो एसिडिक, जिसके एक्वस सॉल्यूशन में फ्री OH आयन होते हैं वो बेसिक, इसलिए बेसिक बोला इसका नेचर। अच्छा था ये जो Ha वापस थोड़ा बहुत डिसोसिएट तो होता है ना, बोलो वीक एसिड है तो डिसोसिएट तो होगा ना थोड़ा बहुत, तो बता H प्लस और A माइनस देगा, H प्लस OH माइनस से कंबाइन होकर वाटर बनाएगा बैकवर्ड रिएक्शन, और A माइनस देगा ना वापस, तो बता लेकिन अब इसका Ka होगा या Kb, और Kb लिखेंगे तो Ha इंटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन A माइनस, वाटर का एक्टिव मास अभी भी 1। अब बता मैं तुम्हें बोलूं Ka और Kb के एक्सप्रेशन आ गए, तो इन दोनों में रिलेशन लाएं। तो एक चीज ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में, जब भी दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन लाना हो तो दोनों के एक्सप्रेशन लिखना और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना,
हमेशा रिलेशन आएगा के ए इंटू के बी। अब बता मल्टीप्लाई करूंगा तो एच ए डिनोमिनेटर में, इसमें बता न्यूमरेटर में कट जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ए माइनस न्यूमरेटर में इसमें डिनोमिनेटर में कट जाएगा, बट हाइड्रोनियम आयन और ओ एच आयन दो न्यूमरेटर में सेम साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख दो तो के ए इंटू के बी इक्वल्स टू हाइड्रोनियम आयन इंटू ओ एच नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। और बताइए हाइड्रोनियम आयन H प्लस आयन ही है ना, तो H प्लस आयन इंटू ओ एच आयन कंसेंट्रेशन क्या होता है, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट KW होता है। तो बता के ए और के बी का रिलेशन क्या हो गया, KW। तो के ए और KW, तो बता तुम्हें आयन का के बी दे दूं एसिटेट आयन का, तो अब के ए ला सकते हो ना वीक एसिड का, या अमोनियम आयन का के ए दे दूं तो NH4OH का के बी ला सकते हो इससे। अच्छा इसी को मैं अगर दोनों साइड्स नेगेटिव लॉग ले लूं तो माइनस लॉग के ए डायरेक्ट लिख दूं, माइनस लॉग के बी माइनस लॉग के डब्ल्यू होगा। तो क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग के ए क्या हो गया पी के ए, माइनस लॉग के बी क्या होगा पी के बी, और माइनस लॉग के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू। तो बता पी के ए और पी के बी का रिलेशन भी मिल गया। लेकिन ना ये जो दोनों रिलेशन है सारे एसिड्स एंड बेसिस के बी के लिए हैं या ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए होगी, बताओ। कॉन्जुगेट एसिड बेस होंगे तभी तो आधे एक्सप्रेशन कटे ना इसमें वैल्यूज, तो ये ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। तो फॉर्मूला लिख लें और बता टेम्परेचर ना बताओ तो रूम टेम्परेचर मानोगे ना, फिर के डब्ल्यू की वैल्यू क्या यूज करोगे 10⁻⁻14, लेकिन पी के डब्ल्यू की 14, लेकिन ये कब है ओनली रूम टेम्परेचर पर। अच्छा बताओ 90 डिग्री सेल्सियस हो तो पी के डब्ल्यू 12 या के डब्ल्यू 10⁻⁻12। तो बता लिख लें, खाली फॉर्मूला लिख लो बस, डेरिवेशन कोई काम का है नहीं। अब एक ये जो हमने 6 टाइप्स के सॉल्ट्स पढ़े, सुन ले ध्यान से, इनमें से हमारे सिलेबस में जो पीएच है वो है ओनली नॉर्मल या जनरल सॉल्ट्स की, मतलब हमारे सिलेबस में ओनली एक टाइप का है जिनकी पीएच हमें लानी है, बाकी 5 टाइप्स के सॉल्ट्स की पीएच हम नहीं पढ़ते, ओनली एक टाइप की पढ़ते हैं, पीएच ऑफ नॉर्मल या जनरल सॉल्ट्स, मतलब जिनमें कोई रिप्लेसेबल H प्लस या OH नेगेटिव आयन नहीं होते हैं, उनकी पीएच हम पढ़ेंगे। अब लाएंगे कैसे उसके लिए लिख लें नेक्स्ट, खाली बस वो फॉर्मूला लिख लें, के इंटू के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू, या पी के प्लस पी के बी इक्वल्स टू 14 या पी के डब्ल्यू। और इसका वो क्वेश्चन भी कई बार उल्टा पूछता है, सुन ले ध्यान से, इसका थियोटिकल क्वेश्चन में भी यूज करवा देता है। हमें डायरेक्ट ना पूछना हो मुझे कि कॉन्जुगेट, मैं तुम्हें 4 पेयर्स ऑफ स्पीशीज लिख दूं और मैं डायरेक्ट ना बोलूं कि इन चारों में से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन सा है, तो मैं क्या पूछूंगा 4 पेयर ऑफ स्पीशीज लिखूंगा इस तरह से, और पूछूंगा इन चारों में से कौन से पेयर ऑफ स्पीशीज के लिए पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू 14 इज एप्लीकेबल। तो हमें ध्यान है कि ये फॉर्मूला किनके लिए है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो ढूंढ लो उन चारों में से कौन सा होगा। वो क्लियर सबको, न्यूमेरिकल मैंने बता दिया कैसे यूज करवाएगा, और जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। अब लिख लें पीएच ऑफ नॉर्मल और जनरल सॉल्ट्स, पीएच ऑफ नॉर्मल और जनरल सॉल्ट्स, और इसमें लिख लें normal salts are of normal salts are of 4 types, normal salts are of 4 types, normal salts are of 4 types, बोर्ड पर से लिख लें, ऐसे SB टाइप सॉल्ट्स, ऐसे
WB type salts, WASB type salts, and fourth WAWB type salts. WAWB type salts. अब इसमें देख लें, इनका मीनिंग सुनना ध्यान से। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़े थे, इसके पहले बता टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़े लेकिन वो थे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं या टाइप्स ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स हैं? दूसरा डिफरेंस एक और सबसे बड़ा, मतलब वहां पर हमने खाली लास्ट क्लास में बोला सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन मतलब कभी भी हमने ये बोला क्या वो एसिड स्ट्रांग है या वीक है? नहीं बोले हमने। मतलब हमने नेचर स्ट्रेंथ यूज नहीं करी एसिड बेस स्ट्रांग है वीक है, वो खाली टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स बोले। लेकिन अब उनमें से नॉर्मल सॉल्ट के 4 टाइप्स हम बोलते हैं कि वो कौन से एसिड बेस से बना है, स्ट्रांग से बना है या वीक से बना है। इसलिए बता वो 4 टाइप्स के सॉल्ट्स हो जाते हैं, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस सॉल्ट्स, स्ट्रांग एसिड वीक बेस सॉल्ट्स, वीक एसिड स्ट्रांग बेस सॉल्ट्स, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट्स। इनका मतलब क्या है ये ध्यान रखना। इसका मीनिंग है ये ऐसे एसबी टाइप क्या शो कर रहा है कि इसका जो एनायन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला है, कैटायन स्ट्रॉन्ग बेस से मिला है। SAWB में स्ट्रॉन्ग एसिड एनायन से मिला, एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला है, कैटायन लेकिन वीक बेस से मिला आपके। WSB में एनायन वीक एसिड का, कैटायन स्ट्रॉन्ग बेस का, एनायन वीक एसिड का, कैटायन भी वीक बेस का। अब लेकिन यहां पर ये जो चाहे बता है तो सॉल्ट ही ना सब, और बने भी किससे हैं? एनायन कैटायन के कॉम्बिनेशन से ही बने ना ये। तो बताओ एनायन कैटायन से जब ये बने तो बता है तो आयनिक कंपाउंड्स ही, बोलो। और आयनिक कंपाउंड्स हैं तो बता इन चारों में से चाहे कोई से भी टाइप का सॉल्ट हो, बता है तो वो आयनिक कंपाउंड, क्योंकि एनायन कैटायन के कॉम्बिनेशन से ही बना तो आयनिक कंपाउंड। और बता इन चारों में से कोई से भी टाइप का सॉल्ट हो तो बता वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होगा ना इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बताइए, मैं लास्ट क्लास में भी लिखवा चुका हूं, फिर दोबारा लिखवा रहा हूं उसका रीजन। ये WAWB, इसमें ये वीक पढ़कर क्या कर लेते हैं, कुछ सोचते हैं कि ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि बता कोई सा भी लिखा हो सॉल्ट है तो आयनिक कंपाउंड। और बता हमने हमेशा जब भी बोला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो कभी नाम बोला कि कौन से एसिड बेस का? तो बता कैटायन एनायन के कॉम्बिनेशन से बना तो सॉल्ट्स तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। लिख लेना, ये भी ध्यान रहेगा दोबारा। तो बता सब कैटायन एनायन से बन रहे हैं इसलिए आयनिक कंपाउंड्स ही हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है। अब यहां पर जो भी मैं आगे थ्योरी बताऊंगा इसकी, या बिना फॉर्मूले रटे हुए फॉर्मूले लिखेंगे, बिना फॉर्मूले रटे हुए फॉर्मूले लिखेंगे, वो सब हमें बताएगा टाइप ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। ये बस हमने लिख लिया, सॉल्ट को देखकर हम सारे थियोरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे। ओनली एक चीज लिखनी है, टाइप ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। मतलब हमें इन जैसे ही वो क्वेश्चन में फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट लिखेगा, जैसे मैं लिख दूं फिर मैं क्वेश्चन बोलूंगा। जैसे ये सॉल्ट लिख दिए, सुनना बस, आंसर मैं बताऊंगा। CuSO4 CSI AgCN K2CO3, ये एक क्वेश्चन में लिख दिए। अब पूछो कुछ भी, तो सबसे पहले सॉल्ट मतलब पहली चीज तो ये नॉर्मल सॉल्ट है ना, तो नॉर्मल सॉल्ट के लिए सबसे पहले हमें लिखना है टाइप ऑफ सॉल्ट। ये ऐसे एसबी टाइप है, ऐसे WB WSB WWB। अब कैसे लिखेंगे, तो वो आइडेंटिफिकेशन सिंपल सा बता, हमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस रटे हुए है ना, तो उनमें से H+ या OH आयन हटा दो, उनके कैटायन एनायन बन जाएंगे ना। मतलब जो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रटे हुए वही आइडेंटिफाई करवाएंगे कि इनमें वीक एसिड वीक बेस का कैटायन एनायन है या सब स्ट्रॉन्ग के हैं। तो बता हमें पता है एनायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, हमें पता है ना सबको,
HClO4, HI, HBr, H2SO4, HCl, HNO3, उन सब में से मतलब अगर मैं H प्लस हटा दूं तो ये एनायंस मिलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के। इसी तरह से कैटायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस में, अब स्ट्रॉन्ग बेस हमें पता है सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, उन सब में से OH आयन हटा दूंगा तो बता यही मिलेंगे ना कैटायंस। और ये कैटायंस हमें पता है तो बता इनके अलावा जो भी कैटायन एनायन मिलेंगे सॉल्ट में वो सब वीक हो जाएंगे ना। तो बता वीक एसिड वीक बेस के कैटायन एनायन आइडेंटिफाई करने के लिए यही रटे हुए हो। तो बता ClO4 IBr ClSO4NO3 हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन, सीजियम रुबिडियम पोटेशियम सोडियम बेरियम आयन हुआ तो स्ट्रॉन्ग बेस का, इनके अलावा हुए तो वीक एसिड वीक बेस के। तो अब देख लें, वो लिख लेना। अब यहां पर मैं बोलूं तो बता CuSO4 में SO4 है ना स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस में, लेकिन कॉपर नहीं है तो सिंपल सा SaWb टाइप सॉल्ट। अब बता इन चारों में से SaSb टाइप सॉल्ट कौन सा है। अब क्या उल्टा पूछ रहा हूं, SaSb टाइप द सीजियम आयोडीन दोनों उधर है ना, तो बता SaSb टाइप सॉल्ट। AgCN मतलब सिल्वर साइनाइड दोनों ही नहीं है उनमें तो WaWb टाइप सॉल्ट। K2CO3 पोटेशियम है स्ट्रॉन्ग बेस में लेकिन कार्बोनेट नहीं है तो WaSb टाइप सॉल्ट। तो बता ये हमें रटे हुए हैं तो ये हमें सबको पता है। और ये तो बता याद रखना, इजी लिख ले दोबारा, ये बता स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हमें रटे हुए उन्हीं में से H प्लस OH हटाने हैं बस। अब एक चीज, ये तो हमने सारी चीजें बोली कि जो नॉर्मल सॉल्ट्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टाइप ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन अब सबसे ज्यादा काम की चीज इनकी पीएच लानी है हमें। तो एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मल सॉल्ट्स बता जब मैं डायरेक्ट इन सब सॉल्ट्स को देखो बता इनको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो बता ये कोई भी H प्लस या OH आयन डायरेक्ट देंगे क्या। तो बता जब ये H प्लस OH आयन डायरेक्ट देंगे ही नहीं तो मैं इनकी H प्लस या OH आयन कंसेंट्रेशन डायरेक्ट नहीं ला सकता। तो फिर मैं पीएच या पीओएच भी डायरेक्ट नहीं ला सकता। तो हम हाइड्रोलिसिस पढ़ क्यों रहे हैं इनका, इसी टॉपिक में हाइड्रोलिसिस पढ़ते हो और किसी में नहीं पढ़ते। हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं पढ़ते, मतलब हमने इसके पहले एसिड बेस में पढ़ा, वहां हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ा। क्यों, क्योंकि जैसे HCl लूं तो वो डायरेक्ट H प्लस आयन दे देता है, या NaOH है वो डायरेक्ट OH आयन दे देता है, तो वहां पीएच पीओएच डायरेक्ट आ जाती है। लेकिन ये डायरेक्ट देते ही नहीं है, इसलिए हमें इनका पहले हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ता है। हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ता है हमें। तो हाइड्रोलिसिस हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये नहीं कि हमारे सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हैं। इनकी पीएच डायरेक्ट ला ही नहीं सकते हम, इनकी पीएच लाते हैं इनके हाइड्रोलिसिस से। अब हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या, सिंपल सा बोलूं, बोर्ड पर देख लें। हम इन अ वेसल वाटर लेते हैं सबसे पहले प्योर, और प्योर वाटर में बता H प्लस OH एन कंसेंट्रेशन इक्वल, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन उसमें जब सॉल्ट मिलाएंगे तो बता सॉल्ट मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा या आयंस करेंगे, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है, वाटर में 100% ब्रेक होगा। कैटायन एनायन वाटर से H प्लस या OH आयन एक्सेप्ट करेंगे, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ स्पेक्टेटर वर्कर का मतलब वाटर से H प्लस OH आयन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तब वो क्या बनाएगा। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा मीनिंग बोलो, लिख ले बोर्ड पर सही। सॉल्ट जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाता है और वाटर से रिएक्शन करके उन्हीं एसिड बेस को फॉर्म करता है जिनसे वो खुद बना था। तो एसिड एंड बेस ही प्रोड्यूस करते हैं।
अच्छा बता, ये जो रिएक्शन है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बता इसमें रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक? आराम से बताओ, हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। बहुत जल्दी बता दिया तुम, तो देख लें से यहां पर अब ये एंडोथर्मिक क्यों है, रीजन इसके साथ में लिखा हुआ है। मतलब सॉल्ट वाटर रिएक्शन करते हैं तो एसिड बेस प्रोड्यूस होते हैं, जबकि बता इसी रिएक्शन को रिवर्स करो, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर भी तो बना रहे हैं। मतलब इसकी रिवर्स रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है, जो एक्सोथर्मिक होती है ऑलवेज। तो बता उसी को रिवर्स प्रोसेस तो है ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो रीजन लिख लो साथ में, डेल्टा एच पॉजिटिव उसी के साथ लिखने रीजन, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। बिकॉज salt hydrolysis is because salt hydrolysis is reverse process of neutralization, reverse process of neutralization, reverse process of neutralization। अब ये जो लिखा है ये ध्यान रखना कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब यहां पर जो हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे मतलब वो नॉर्मल सॉल्ट्स का होगा, और नॉर्मल सॉल्ट्स जब 4 टाइप्स के, तो हाइड्रोलिसिस भी 4 टाइप्स का होगा। अब ये कुछ नहीं लिखना, अब मॉड्यूल तुमला अनाउंसमेंट करवाया था, तुम तो हमेशा मना ही करो। लिखो, देखो पेज नंबर 148 पर। अब ये कुछ नहीं लिखना क्योंकि डेरिवेशन कुछ भी नहीं है ज्यादा हमारे काम के, जो मैं बताऊं वो थ्योरी काम की। पेज नंबर 148, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ SaSB टाइप। अब मैं खाली अब समझना है उसमें से बस यूज कैसे करना है, मैं जो बताऊं बहुत ध्यान सुनना, एक दूसरे को बिल्कुल मत देखना। तो देख लें से हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ SaSB टाइप। अब यहां ध्यान से देखना, जैसे मैं एग्जांपल जो पहले लिख रहा हूं उनको आइडेंटिफाई करें हम, मतलब NaCl, सीजियम आयोडाइड, K2SO4, KBr, NaNO3। बता ये सब जो हैं इनमें सीजियम, सोडियम, पोटेशियम सब बता स्ट्रॉन्ग बेस केटाइन में है ना। ClISO4NO3 स्ट्रॉन्ग एसिड एनाइंस में है, तो SaSB टाइप सॉल्ट आइडेंटिफाई हो गया। और यहां ध्यान से जैसे मैं इनका हाइड्रोलिसिस की थ्योरी बता रहा हूं सेम वैसे बाकी तीनों की भी होगी, इसलिए इसको ध्यान सुनना। जैसे सपोज अब सबको तो हम स्टडी कर नहीं सकते, इसलिए एक एग्जांपल ले लें NaCl, जो इसकी प्रॉपर्टी होंगी वही सब सारे सॉल्ट्स की होगी SaSB टाइप की। अब यहां पर NaCl जब वाटर में मिलाएंगे तो सबसे पहले ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, और H2O से रिएक्शन करके NaOH एक्वस सॉल्यूशन और HCl एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। अब ध्यान सुनो, तो यहां पर जब भी रिएक्शन हम लिखेंगे सबसे पहले चेक करेंगे कि उनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है और वीक कौन है। तो बता NaCl तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाटर द वीकेस्ट छोड़े उसको, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बता ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तीनों, ये अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेंगे या आयंस में 100% ब्रेक, आयंस में 100% ब्रेक। तो ये Na+OH माइनस में ब्रेक होगा, ये H+Cl माइनस में 100% ब्रेक होगा। अब आराम से सोचना जो हमने आज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, या सिंपली जो अभी दिख रहा है, मतलब Na+ और Cl माइनस ने वाटर से H+ एंड OH आयन एक्सेप्ट किए क्या? अगर बताओ एक्सेप्ट करते तो NaOH मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता, HCl मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता। मैंने बोला एक्सेप्ट करने का मतलब जो मॉलिक्यूल बने वो एग्जिस्ट भी करे। बताओ कर रहे हैं क्या? Na+OH माइनस अलग हो गए, H+Cl माइनस अलग हो गए,
या सिंपली बोलूं बता, पहले भी बिफोर रिएक्शन भी Na+Cl- 100% डिसोसिएशन पर थे ना, बाद में भी 100% डिसोसिएशन पर मिल गए। या सिंपल सा रीजन जो अभी आज पढ़ा, बता ये दोनों एनायन कैटायन स्ट्रॉन्ग के हैं, और स्ट्रॉन्ग के आयंस जो होते हैं वो वर्कर या स्पेक्टेटर, तो ये तो हाइड्रोलिसिस शो करेंगे ही नहीं, इन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। क्योंकि बता सिंपल सा रीजन तो यही है कि पहले भी 100% थे, बाद में भी 100% ही मिले, मतलब बता ओवरऑल रिएक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया क्या? तो बता यहां पर हुआ क्या ओवरऑल? जो भी थोड़ा बहुत डिसोसिएशन हुआ वो किसका हुआ? खुद का, वाटर का ही, लेकिन बहुत ज्यादा या नेग्लिजिबल? इसलिए बता इक्विलिब्रियम भी शो करते हो ना इसमें। अब बता यहां पर ध्यान सुना, बता हाइड्रोलिसिस होता है ऐसे एसबी टाइप सॉल्ट्स का या नो हाइड्रोलिसिस? ये सब उसमें लिखी होंगी, अब तुम्हें कुछ नहीं लिखना। नो हाइड जो ऐड करवाना मैं करवा दूंगा उसमें, नो हाइड्रोलिसिस। दूसरा बता इसके सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? बता जो वाटर का नेचर वही होगा ना, क्योंकि बता वाटर ही तो है, एक तरह से थोड़ा बहुत डिसोसिएट हुआ, और वाटर में तो बता H+ आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल रहती है ना। अच्छा बता रूम टेम्परेचर पर वैल्यू उसकी 10⁻⁻⁷, और यहां भी H+ OH आयन कंसंट्रेशन मोलैरिटी में लेंगे या नॉर्मेलिटी में ही? नॉर्मेलिटी में ही लेंगे, वही होगी। अच्छा बता H+ OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल, तो पीएच POH भी 7 होगी ना रूम टेम्परेचर पर। अच्छा सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो बता लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट होगा क्या? नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। अब ये तो मैंने पूरी थ्योरी समझाई शॉर्ट में, आगे से वही जो कंक्लूजन, एस फॉर स्पेक्टेटर, W फॉर वर्कर। आगे से मैं तुम्हें 4 सॉल्ट, सुनना बस, लिखना कुछ नहीं, आगे सब लिखवाऊंगा क्वेश्चंस। 4 सॉल्ट्स लिखेगा, अब पूछेगा इन चारों में से कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तुम्हें तो इनके अकॉर्डिंग टाइप लिखना है। एस फॉर स्पेक्टेटर, दोनों में एस है, तो बता एनायन कैटायन दोनों ही हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, तो टाइप भी बताएगा आगे से। ऐसे एस भी बता, एनायन भी स्पेक्टेटर, कैटायन भी स्पेक्टेटर, तो इन्हीं का नहीं होगा। जिसके साथ तुम लिखोगे ऐसे एस बी टाइप, मतलब वही हाइड्रोलाइज नहीं होगा, सिंपल सा। अच्छा इसी का एक न्यूमेरिकल जो मैं बोल रहा, सुनना ध्यान से, इसी थ्योरी पर बेस, लिखना नहीं, आगे सब लिखवा दूंगा एक क्वेश्चन भी। 0.001 MnACl एक्वस एट 90 डिग्री सेल्सियस इस सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करें। बोलो 90 डिग्री सेल्सियस बोला है, बोला था टेम्परेचर ना लिखा हो तो रूम टेम्परेचर मानते हो, न्यूमेरिकल में लिखा है तब तो वही मानोगे। तो बताइए ऐसे तब भी टाइप, न्यूमेरिकल होगा तब भी हम टाइप लिखेंगे, और वही बता देगा होता है ऐसे एसबी टाइप दोनों स्पेक्टेटर, हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं तो न्यूट्रल, तो पीएच 6, या रूम टेम्परेचर बोलूंगा तो 7। मतलब बता यहां पर ये जो पीएच है इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? ये ऐड कर लो लाइन, ये हम यूज करेंगे आगे, उसमें बहुत जगह साइड में देख लो। द पीएच ऑफ ऐसे एसबी टाइप सॉल्ट्स, द pH of ऐसे SB type salts is independent of concentration of solution, is independent of concentration of solution, concentration of solution। तो बताइए क्लियर सबको? अब ये तो हमने बताया SaSB टाइप सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस जो होता ही नहीं है। अब जिनका होता है वो बाकी 3 है। अच्छा बता सकते हो बाकी 3 का क्यों होता है? उनमें एक तो वर्कर या दोनों वर्कर होंगे ना, W है ना उनमें, तो बता W फॉर वर्कर बोला था, हम वैसे भी बता देंगे। अब मैं बिना पढ़ाए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर हम प्रूव करेंगे थियोरेटिकली उसको। मतलब यहां पर SaWB टाइप में कैटायन बता किसका है?
वीक बेस का, एनायन किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। बताओ कैटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज होंगे या ओनली कैटायन होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन तो अभी भी स्पेक्टेटर होगा ना, तो नेम क्या बोलेंगे, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अपने आप खाली टाइप बता रहा, अभी थ्योरी भी नहीं बताया हमने, अब थ्योरी पढ़ रहे। जैसे ये अलग अलग एग्जाम्पल, क्लोरीन, नाइट्रेट, सल्फेट, ब्रोमाइड है स्ट्रॉन्ग एसिड एनाइंस, तो SA। लेकिन अमोनियम, मैग्नीशियम, कॉपर नहीं है उनमें, तो WB टाइप सॉल्ट, तो SaWB टाइप सॉल्ट हो गए। अब इसमें अमोनियम क्लोराइड, इसको ले लूं मैं एग्जाम्पल, तो अमोनियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में वाटर से रिएक्शन करेगा, NH4OH बनाएगा और क्या बनाएगा बताओ, HCl एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन बताओ एक्चुअल में HCl बनेगा क्या। अब वही पहले की तो मैंने बोला एक की थ्योरी आती सेम वैसे रिपीट करनी है बस। बता यहां पर अब ये सॉल्ट है ना, तो ये तो अभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सारे सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाटर को छोड़ो। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें नहीं याद, मैं फिर बोल रहा नहीं याद तो बता, टाइप नेचर लिखा, फिर वही करें। अब जो स्ट्रॉन्ग है उनको आयन में ब्रेक कर दो, तो अमोनियम क्लोराइड आयंस में ब्रेक होगा 100%, H2O से रिएक्शन करेगा। अच्छा था ये जो NH4OH है ये 100% ब्रेक होता है या 5% मोस्टली, मतलब मॉलिक्यूल में 95% रहेगा, तो बताइए मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट करेगा मेनली, तो इसको तो मॉलिक्यूल में ही लिखोगे, आयन में ब्रेक नहीं करोगे। अच्छा ये मॉलिक्यूल रहेगा या 100% ब्रेक। अब बता कौन से आयन ने हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब वापस 100% मिल गया ना। तो हमने तो पहले बोला स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन स्पेक्टेटर, स्ट्रॉन्ग वीक बेस का कैटायन वर्कर। कैसे, यहां पर देखो अमोनियम आयन ने वाटर से OH आयन एक्सेप्ट किया और जो मॉलिक्यूल बना वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट भी करेगा, क्योंकि 95% तो मॉलिक्यूल ही रहेगा ये, तो बता एग्जिस्ट कर रहा है ना। मतलब इसने हाइड्रोलिसिस पार्टिसिपेट किया। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखूं मैं इसकी, तो क्या लिखेंगे हम, अमोनियम आयन प्लस H2O गिव्स NH4OH प्लस H प्लस आयन। मतलब हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद H प्लस आयन दे रहा है ना, तो हमने बोला था ना हाइड्रोलिसिस करवाते क्यों है नॉर्मल सॉल्ट्स का, डायरेक्ट तो दिए ही नहीं इसने कोई H+OH आयन, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद H प्लस आयन मिल गए ना सोल्यूशन में, तो बता H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लाकर अब ला सकते हो ना pH। तो क्यों हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा इसका, वो समझ में आए। अब दूसरी चीज यहां पर ध्यान से, अब वही थियोरेटिकल क्वेश्चन, मतलब जब ये अमोनियम आयन वाटर से रिएक्शन करके H प्लस आयन देगा, तो बता H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी ना सोल्यूशन में, तो बता सोल्यूशन बेसिक होगा या एसिडिक, एसिडिक होगा। दूसरा बता H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी ना, तो बता एसिडिक होगा, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, लिटमस पेपर पर इफेक्ट, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, तो बता pH ग्रेटर देन 7 या लेस देन 7, ऑलवेज या एट रूम टेम्परेचर। अच्छा 90 डिग्री सेल्सियस पर लेस देन 6। अब यहां पर मतलब इसका नेम क्या बोलोगे, नो हाइड्रोलिसिस या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायन हाइड्रोलाइज हुआ तो बता, नेम से भी तो पता चलना चाहिए हमें कि कौन सा आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है उसका, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अब लेकिन यहां पर एक तुमने ध्यान से देखा ना, यहां पर जो ये रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, डिसोसिएट 100% हुआ, लेकिन फिर भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, बैकवर्ड भी हो रही है। क्यों हो रही है उसका रीजन, क्योंकि बता ये वीक बेस जो है ये 100% ब्रेक नहीं होगा, पार्शली कुछ तो ब्रेक होगा ना दोबारा। तो जब ये बनेगा NH4OH थोड़ा बहुत तो ब्रेक होगा ना, और बता जब ये ब्रेक होगा तो अमोनियम आयन और OH आयन देगा ना सॉल्यूशन में, और बता OH आयन देगा तो ये H प्लस आयन को न्यूट्रल भी करेंगे, तो बता बैकवर्ड रिएक्शन में H2O बनाएगा ना, और अमोनियम आयन बचेगा।
तो बताइए रिवर्सिबल किसकी वजह से हुई, ये ध्यान रखना, वीक बेस के पार्शियल डिसोसिएशन की वजह से। तो इसके फॉर्मुलेज में इनके मतलब के बी काम आएगा, वीक बेस है तो के बी काम आएगा ना। तो अब बताइए यहां पर दो रिएक्शन हुई साइमल्टेनियसली। फॉरवर्ड रिएक्शन में तो अमोनियम आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है, लेकिन बैकवर्ड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो रहा है। तो ये चीज क्लियर सबको, ये यहां तक। अब ये तो हमने सारी चीजें बताई। अब लेकिन इसका मेन चीज, हमारा एम तो क्या था, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लाकर पीएच लाना। तो कैसे लाऊंगा, इक्विलिब्रियम पर कैलकुलेशन करनी है ना मुझे। तो इक्विलिब्रियम पर कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करते हो, और यहां हाइड्रोलिसिस हो रहा है रिएक्शन, इसलिए नेम क्या बोलूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हमने बोला था स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को का नेम हमेशा अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ प्रोसेस रखते हैं, और नेम ऑफ प्रोसेस हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखते हो। तो बता फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हाइड्रोलाइज हो रहा है ना, इसलिए बता क्या बोला, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसलिए के तो लिखेंगे इसे कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल एच लिख देंगे फुट में, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे लाऊंगा मैं, तो यहां पर मतलब ये जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ओवरऑल रिएक्शन से ही लाओगे। तो कैटायन प्लस वाटर गिव्स वीक बेस प्लस H प्लस आयन, इसका के एच लिखूं मैं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखूंगा, NH4OH इंटू H प्लस आयन अपॉन अमोनियम आयन, वाटर की कंसेंट्रेशन तो 1, इसको छोड़े। अच्छा बैकवर्ड किसकी वजह से होती है ये, NH4OH के पार्शियल डिसोसिएशन की वजह से। तो अमोनियम आयन प्लस OH आयन, यही बोलोगे। अच्छा इसका Ka होगा या Kb, Kb तो अमोनियम आयन इंटू OH आयन अपॉन NH4OH कंसंट्रेशन लिखोगे। अब बता फिर वही KH का एक्सप्रेशन पता है, KB का पता है, आज ही बोला, दोनों को मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बता यहां क्या बचेगा, KH इंटू KB लिखूंगा। तो बता फिर से NH4OH NH4OH कैंसिल आउट, अमोनियम आयन कैंसिल आउट, H प्लस इंटू OH आयन कंसंट्रेशन, तो H प्लस इंटू OH आयन, और ये क्या है KW। अच्छा KW इक्वल्स टू KH इंटू KB, या KH इक्वल्स टू मतलब KW अपॉन KB भी तो बोल सकता हूं ना। 149 पेज पर या 148 पर, 49 पर लिखा है KH इक्वल्स टू KW अपॉन KB। समझ में आया, ये कुछ याद नहीं करना, बिना याद करे लिखेंगे हम KH इक्वल्स टू KW अपॉन KB। अब ये तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आया, लेकिन हमें लानी है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अच्छा बताइए ये जो H प्लस आयन है ये कब मिल रहे हैं, डायरेक्ट मिले थे या अमोनियम आयन के हाइड्रोलिसिस पर मिले हैं, अमोनियम आयन के हाइड्रोलिसिस पर मिले हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये अमोनियम आयन 100% हाइड्रोलाइज हो रहा है या पार्शल, तभी तो बता रिवर्सिबल है ना। लेकिन हुआ कितना वो हमें पता चले तभी तो बता पाएंगे इसकी कंसेंट्रेशन आएगी कितनी। तो इसका हाइड्रोलिसिस कितना होता है उसको हम बोलते हैं इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे बता हम पहले अकेले वीक एसिड या वीक बेस के लिए अल्फा बोलते थे ना, कि कितना डिसोसिएशन हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो यहां डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी, क्यों, क्योंकि अब डिसोसिएशन थोड़ा ना प्रोसेस फॉरवर्ड, वो तो हाइड्रोलिसिस है, इसलिए क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो बताइए ये चीज क्लियर सबको ये। अब ये लाएं कैसे हम, तो बोर्ड पर देख लो, डेरिवेशन बस मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अमोनियम आयन प्लस H2O ये कंबाइन होकर NH4OH और H प्लस आयन देंगे। यहां पर बता जैसे तुम अल्फा लाते थे ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में, तो इनिशियल कंसंट्रेशन C लेते थे ना, यहां भी C देगा, लेकिन ध्यान रखना C हमें आयन की नहीं देगा, हमें वो देगा सॉल्ट की कंसंट्रेशन, क्योंकि आयन थोड़ा ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, सॉल्ट का देगा ना हमें कंसंट्रेशन।
तो सॉल्ट की। और बता यहां पर ये जो सी है यहां भी मोलैरिटी में लोगे या नॉर्मेलिटी में होगी? बता नॉर्मेलिटी में लेने में मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर अपने आप हो जाता है और हमें बार बार इक्वेशन भी नहीं लिखनी पड़ेगी ये सब, इसलिए बता सी इन नॉर्मेलिटी लेंगे। और बता जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी वही आयन की कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी। वाटर को यूज करना ही नहीं है, डैश, इनिशियली दोनों जीरो। अच्छा एट इक्विलिब्रियम इसका H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा ना, तो बता जैसे तुम वहां लिखते थे अल्फा डिसोसिएशन के बाद C माइनस सी अल्फा, तो यहाँ अल्फा की जगह बस H है, तो वह इनिशियल में से कितना डिसोसिएशन हुआ C माइनस सी एच, यहाँ क्या लिखूं था सी एच। अब इसी का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कंसंट्रेशन की टर्म में लिख दूं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, फिर से प्रोडक्ट सी एच इंटू सी एच अपॉन सी माइनस सी एच, तो सी इन ब्रैकेट 1 माइनस एच, तो बता सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच, मतलब बता फॉर्मूले तो अल्फा की जैसे ही आ रहे ना, वहां k इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आया था, यहाँ अल्फा की जगह h हो गया बस, तो वो याद है तो वैसे ही याद ही है के एच का सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। और बता वहां पर भी मोस्टली वीक एसिड वीक बेस का अल्फा लेस देन और इक्वल्स टू 5% आता है, यहाँ तो हमेशा ही आएगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम न्यूमेरिकली प्रूव भी करेंगे, इनकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1 से बहुत कम आती है, मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 माइनस एच को 1 मान सकते हैं, तो के एच इक्वल्स टू सी एच स्क्वायर, वहां के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर आता था, यहाँ सी एच स्क्वायर, या एच इक्वल्स टू रूट के एच बाई सी, मतलब वहां भी अल्फा का फॉर्मूला रूट में होता है, वहां रूट के बाई सी या के बी बाई सी, यहाँ के एच अपॉन सी या के एच की वैल्यू के डब्ल्यू अपॉन के बी रख दें, तो के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी का रूट होगा, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये फॉर्मूला आएगा। और यहां से काम की चीज जो हमारे काम की आगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस देखो कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्स ही है, जो वहां था अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी, मतलब कंसंट्रेशन जिस सॉल्यूशन की सबसे कम उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम। अच्छा इसी को उल्टा भी बोल सकते हो, कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्स, तो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी भी बोल सकते हो ना। हम मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो आगे लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो सुन ले क्वेश्चन, वो तुम्हें जैसे अमोनियम क्लोराइड बोल देगा, इसके 4 डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन दे देगा, अब पूछेगा इनमें से मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस किस में होगा, मिनिमम किस में होगा, तो बता जिसमें कंसंट्रेशन सबसे कम उसका हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा। और कंसंट्रेशन कम कैसे करते हो, वॉल्यूम बढ़ाकर, तो बता ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ में बस अल्फा होता है वीक इलेक्ट्रोड का, यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है तो वही रिलेशन, ये क्लियर है। और बता डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला आ गया, तो बता हमारा जो मेन एम था H प्लस आयन कंसंट्रेशन लाना, सी एच आ जाएगी ना अब तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन सी एच, मतलब वहां सी अल्फा आती थी यहाँ सी एच, या H की वैल्यू पुट कर दें तो रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, और रूट में मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सी को इसी का स्क्वायर लिख दो, तो के डब्ल्यू इंटू सी स्क्वायर अपॉन के बी इंटू सी, सी स्क्वायर से एक सी कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ गया एच प्लस आयन कंसंट्रेशन का, के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी का रूट, सब उसमें लिखे होंगे 149 पेज पर ही, तो बता एच प्लस आयन कंसंट्रेशन ये हो गई, और इसी का नेगेटिव लॉग ले लेंगे, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी का रूट, मतलब रूट को पावर हाफ लिख सकते हो, तो लॉग लूंगा तो पावर हाफ आगे आएगी, तो पीएच के फॉर्मूले में तो हाफ आएगा ना काम में, तो इसका मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं पीएच, वो डेरिवेशन ज्यादा काम का है नहीं, फॉर्मूला देख लो उसमें आएगा हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, और बताइए सब में हाफ क्यों आ रहा है, रूट का लॉग ले रहे हो इसलिए हाफ आएगा सब में,
तो हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। अच्छा टेम्परेचर ना बताऊं तो रूम टेम्परेचर मानोगे ना, तो बता फिर यहाँ क्या बोलोगे, पी के डब्ल्यू 14, तो हाफ इंटू 14 कितना आ जाएगा 7, तो इनकी पीएच 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। 150 पेज पर देख लो, लिखा पीएच इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, ये आ जाएगा या 149 पेज पर लास्ट में। तो 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, और इससे भी देख सकते हो मतलब पीएच एसिडिक सॉल्यूशन की लेस देन 7 आनी चाहिए ना, दोनों माइनस हो रहे हैं 7 में से, तो लेस देन 7 ही आएगी। ये डेरिवेशंस मैंने बता दी, याद कुछ नहीं करने, वो बताऊंगा कैसे लिखने, लेकिन पहले ये तक ले सबको। बस अब मैं बाकी जैसे हमने इनका डेरिवेशन किया सेम वैसे बाकी सबका करना है। तो बता SaWb टाइप सॉल्ट्स, अब इसकी जगह WaSb टाइप सॉल्ट्स हो, तो जैसे हमने इनके लिए सारे डेरिवेशन किए, अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देख ले। WaSb टाइप सॉल्ट्स, तो पहले तो यही बता दो WaSb टाइप में कौन सा आयन हाइड्रोलाइज होगा, जिसमें वर्कर हो वही होएगा, मतलब वीक एसिड का एनायन हाइड्रोलाइज होगा ना, कैटायन होगा क्या आपके, S फॉर स्पेक्टेटर W फॉर वर्कर, तो एसिड का एनायन ही हाइड्रोलाइज होएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं इसका, सोडियम एसिटेट, मतलब सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस का, एसिटेट वीक का, तो सोडियम एसिटेट वाटर से रिएक्शन करेगा, तो बता एसिटिक एसिड बनाएगा और NaOH बनाएगा, यही होगा। अब यहां पर फिर वही नेचर लिखूं सबसे पहले सबका, मतलब सॉल्ट है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एसिडिक एसिड वीक एसिड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। अब अलग से आयन में ब्रेक करके नहीं लिख रहा, डायरेक्ट बोल रहा हूं, मतलब ये जो सॉल्ट है एसिटेट आयन और सोडियम आयन में 100% ब्रेक, वीक एसिड 100 या पार्शली, उसी की वजह से रिवर्सिबल होगी। NaOH 100% ब्रेक, मतलब सोडियम आयन वर्कर या स्पेक्टेटर, 100% आयन में ब्रेक हो गया तो सोडियम आयन तो स्पेक्टेटर हुआ ना, फिर से NaOH तो बनाया नहीं उसने, तो स्पेक्टेटर। तो बता हुआ कौन सा आयन हाइड्रोलाइज, एसिटेट आयन ने वाटर से H+ आयन एक्सेप्ट किया, एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, तो बता इसकी ओवरऑल रिएक्शन बोलूंगा तो क्या होगी, एसिटेट आयन प्लस H2O, और ये क्या देगा, एसिटिक एसिड वीक एसिड बनेगा, और OH आयन देगा आपके, और ये डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि ये OH आयन ही देगा, ओके। WaSb टाइप मतलब जो स्ट्रॉन्ग होगा वही डोमिनेंट होगा ना, तो बताए स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए बेसिक ही होना चाहिए था, तो बेसिक है। सॉल्यूशन pH ग्रेटर देन 7 होगी, नेम क्या बोलोगे, केटायनिक या एनायनिक, तो बता सब उसमें लिखे होंगे, अब मैं डायरेक्ट बोलो। अच्छा था यहाँ पर ये जो वीक एसिड है ये अपने आयंस में पार्शली ब्रेक होगा ना, तो बता अब के फॉर्मूले में के भी काम आएगा या के ए काम आएगा, देख लो उसमें डायरेक्ट बोल रहा हूँ। 150 पेज पर ही बता, सबसे पहले KH का एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन मतलब आपके NH4OH या वीक एसिड का के लिखा एक्सप्रेशन, उसमें देख सकते हो KH और के को मल्टीप्लाई करा, तो बता जहां के बी है वहां उसकी जगह के ए ही आया ना, KH इक्वल टू KW अपॉन KA, और फिर वही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब अमोनियम आयन की जगह एसिटेट आयन है और NH4OH की जगह एसिटिक एसिड, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस H+ आयन या OH आयन, लेकिन फॉर्मूला वही KH इक्वल्स टू CH स्क्वायर ही आया, H इक्वल्स टू रूट KH बाई C, लेकिन मतलब KW अपॉन KA होगा ना, लेकिन रिलेशन वही है फिर से, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V, है ना वही। लेकिन मतलब अब के इसमें पीएच आएगी पहले या POH है, लेकिन CH ही होगा वह, है ना, मतलब CH। अभी थोड़ा फास्ट बोलो, तो यहाँ पर C इंटू KW अपॉन K इंटू C,
तो बता इसका फॉर्मूले में लास्ट में देखो OH n कंसंट्रेशन रूट KW इंटू C अपॉन K, इसका नेगेटिव लॉग लूंगा तो pH या POH है, POH की वैल्यू 7 माइनस हाफ pKa माइनस हाफ लॉग C POHI। इसको बता 14 में से माइनस करोगे तब PHI की डायरेक्ट बोल रहा हूं, 14 में से माइनस करते ये प्लस का 7, ये दोनों भी माइनस से प्लस हो जाएंगे। तो बता ये जो POH थी यही क्या हो जाएगी PH, तो 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C, और दोनों ऐड हो रही है 7 में, और ऐड हो रही है तो 7 से ज्यादा ही आएगी, बेसिक है, ये समझ में आया। WaWb टाइप सॉल्ट, तो जैसे बोलो AgCN, सुनना ध्यान से, एक जैसा है इसलिए वो रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर देख लो। AgCN मतलब कोई भी SaSb का एनायन कैटायन है क्या, WaWb हो गया। इसी तरह से अब मैं बोलूं, ध्यान से सुन ले, बोर्ड पर देख लो, इसका थोड़ा सा ध्यान समझना। द एसिटेट, अमोनियम एसिटेट एग्जाम्पल ले लो, तो बता अमोनियम एसिटेट जब डिसोसिएट या वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो बता अब के ये एसिटिक एसिड भी बनाएगा और अमोनियम आयन क्या बनाएगा NH4OH भी, और दोनों बता स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस। अच्छा लेकिन बता दोनों के जो आयन है वो स्पेक्टेटर या वर्कर, इसलिए बता यहां हाइड्रोलिसिस किसका होता है, एक आयन का है दोनों का, ये ध्यान रखना। अभी तक तो हम एक आयन का ही हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर दोनों आयन का होगा। तो एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुन ले, बता दूंगा, मॉड्यूल में लिखा है, इन चारों में से मैं तुम्हें 4 सॉल्ट्स दूंगा और पूछूंगा इन चारों में से हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम किसका होता है, तो बता जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर आयन होंगे या एक्सेप्टर आयन होंगे वो उन्हीं का हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होगा ना। तो बता WaWb टाइप सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम, क्योंकि दोनों आयन वर्कर हैं। दूसरा बता यहां पर फॉर्मूले में Ka काम आएगा वीक एसिड का और Kb भी काम आएगा, लेकिन अब ध्यान सुनना, इनका डिसोसिएशन 100% होगा दोबारा या पार्शल, पार्शल होगा तो ये अमोनियम आयन OH आयन में ब्रेक होंगे, एसिटेट आयन H+ आयन में ब्रेक होंगे, तो एक दूसरे को न्यूट्रल करके बैकवर्ड रिएक्शन में वाटर बनाएंगे, एसिटेट आयन अमोनियम आयन देंगे। अब लेकिन यहां पर इनका वो नेचर पूछता है कि इन सॉल्ट के सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, तो सुनना ध्यान से, विदाउट वैल्यूज ऑफ Ka एंड Kb हम इनका नेचर ऑफ सॉल्यूशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन सुन लो, मैं लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो तुम्हें 4 सॉल्ट्स लिखेगा, अब पूछेगा इनमें से फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ Ka एंड Kb वी कैन नॉट प्रिडिक्ट नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, और क्यों ये चाहिए, बिकॉज बताओ ये H+OH आयन देंगे ना, लेकिन कितने H+OH आयन देंगे वो तो इनका Ka भी डिसाइड करेगा। अगर मान लो दोनों इक्वल हुआ K और Kb तो दोनों H+OH आयन भी इक्वल देंगे, फिर तो मैं बता दूंगा एग्जैक्टली न्यूट्रल। लेकिन बता Ka थोड़ा ज्यादा हुआ तो स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि बहुत ज्यादा अल्फा नहीं होता इनका, या Kb ज्यादा हुआ तो स्लाइटली बेसिक, इसलिए उसमें देखो 151 पेज पर जहां टाइप ऑफ WaWb सॉल्ट्स लिखा है वहां फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, पहले तो लिखा है ना उसमें टेबल के जस्ट अबव 151 पेज पर Kb वाली टेबल है ना एक छोटी सी, उसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस अकर्स, अंडरलाइन कर लो। सेकंड उसी के नीचे लिखा नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, क्योंकि Ka दे तब एग्जैक्ट बता सकता हूं, लेकिन ना दे तो हम क्या बोलते हैं सेफ साइड के लिए ऑलमोस्ट न्यूट्रल। बट लिखा ना इट मे बी एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, और उसी के नीचे देखो लिखा है फिर Ka ग्रेटर देन Kb तो स्लाइटली एसिडिक, Ka लेस देन Kb तो स्लाइटली बेसिक, या Ka इक्वल्स टू Kb तो एग्जैक्टली न्यूट्रल, स्लाइटली न्यूट्रल नहीं। और बता फिर उसमें KH KW Ka के
मतलब वहां रिलेशन में KH में मतलब KA KB दोनों आएंगे अब। ओके दोनों है ना, तो KW अपन K इंटू KB एक छोट, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस पहले वाले दोनों में और उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस सुन लो। यहां पर देखो दोनों आयन हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, तो एट इक्विलिब्रियम एसिटेट आयन के लिए भी C-CH लिखूंगा, अमोनियम आयन के लिए भी C-CH लिखूंगा। फॉर्मूले में देखो C कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली H स्क्वायर आया है KH। मतलब इनकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, थियोरेटिकल रीजन नहीं है, मैथमेटिकल डेरिवेशन रीजन। और बता जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में C नहीं आएगी तो बता पीएच भी डिपेंड करेगी कि H+C कंसंट्रेशन पर। तो नेक्स्ट पेज पर देखो, गोल्डन की पॉइंट के जस्ट अब फॉर्मूला लिखा है 7 + ½ PK - ½ PKB, बता नहीं है, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब ये फॉर्मूलेज याद कैसे करने वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बिना फॉर्मूले रटे हुए, ठीक है।